नमस्कार, आदाब। रेड मैक दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ कुमार शाही। हमने आपसे कल वादा किया था कि जैसे ही वेनेजुएला के बारे में और चीज़ें पता चलेंगी, जैसे ये पता चलेगा कि एक्चुअली में क्या हुआ, क्यों इस तरह का एक एब्डक्शन जो है वो इतना ईजिली कर लिया गया, हम आपके पास प्रोग्राम लेके आएंगे। अभी भी पूरी क्लैरिटी नहीं है। कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स हैं, कुछ जो अमेरिका में एनालिस्ट हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं, जो वेनेजुएलन एनालिस्ट हैं वो कुछ और बात कह रहे हैं, लेकिन एक चित्र सी उभरती हुई फिलहाल नज़र आ रही है। आज का वीडियो हम अभी जो उभरती हुई चित्र है उसके बारे में बात कर रहे हैं। इसमें अगेन मज़ीद चेंजेस होंगे, हम आपके पास वो भी लेके आएंगे समझाने के लिए। खुद समझेंगे फिर आपको समझाएंगे कि ये क्या हो रहा है। सबसे बड़ी चीज़ जो उस दिन देखी गई जिस एब्डक्शन प्रोग्राम में, वो ये है कि जो मिलिट्री रेसिस्टेंस था वो ज़ीरो था, लेस देन ज़ीरो था। इनफैक्ट ये बात ज़रूर है कि वहाँ पे बेसिस पे हमला किया गया, कई लोग उसमें सिविलियंस भी मारे गए हैं, बहुत सारे क्यूबन्स इनफैक्ट उनकी हत्या जो है वो की गई है। लेकिन मोर और लेस ऐसा लगा कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल बैटरी जिसको कि टारगेट किया गया और डिस्ट्रॉय किया गया, बाकी कहीं से कोई रेसिस्टेंस नज़र नहीं आई। आपने वीडियो में डुअल रोटर हेलीकॉप्टर्स देखे होंगे जिससे मदुरो को किडनैप किया गया। उन हेलीकॉप्टर्स को बहुत ही ईजिली मैन पैड से, यानी जो मैन पोर्टेबल सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं, मैन पोर्टेबल एंटी डिफेंस सिस्टम, मैन पैड से उनको टारगेट किया जा सकता था। उनको इनफैक्ट स्मॉल आर्म से भी टारगेट किया जा सकता था, लेकिन उस तरह की कोई भी चीज़ वहाँ पे नज़र नहीं आई। कुछ लोगों का कहना है कि जब ये एब्डक्शन के लिए अंदर आए सैनिक, तो वहाँ पे उनका कोलंबियन जो उनके प्रेसिडेंशियल गार्ड्स हैं उनके साथ उनका एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, लेकिन उसको वो सप्रेस करने में सक्सेसफुल रहे। ये 100% ये बताता है कि कोई ना कोई उनके इनर सर्कल में इनके साथ मिला हुआ था, या वो इनर सर्कल का कोई आदमी इसको गाइड कर रहा था। इनफैक्ट अमेरिकी अखबार जो है वो इस बात का दावा कर रहे हैं कि उनके इनर सर्कल में कोई आदमी जो है वो उनके लोकेशन को पिछले 15 दिनों से ट्रैक कर रहा था और वो लोकेशन रियल टाइम में वो कन्वे कर रहा था अमेरिकी को। एब्डक्शन हुआ, उनको ले जाया गया आईओ जिमा पे, फिर उसके बाद वो अभी उनको न्यूयॉर्क में कल इनफैक्ट एक बहुत ही ह्यूमिलेटिंग तरीके से परेड किया गया, और अब वहाँ पर एक ज़ायनिस्ट एक जो जज हैं उनके सामने उनका केस रखा गया। जैसा मैंने पहले भी पिछले वीडियो में ये बात कही थी कि लीगल बिना पे ये केस जो है वो बिल्कुल ही इसमें इसका कोई बेसिस ही नहीं है। यानी अगर कोई भी ढंग का जज होगा तो इसको ऐसे ही उखाड़ के फेंक देगा। इंटरनेशनल लॉ को वायलेट करता हुआ ये पूरा का पूरा जो एक चक्रव्यूह जैसी चीज़, जो लीगल चक्रव्यूह जैसी चीज़ रची गई है, वो चक्रव्यूह देखने में तो लगती है लेकिन उसका कोई लीगल वैलिडेशन नहीं है। और इसकी पुष्टि इस बात से हो जाती है कि जिस तरीके से, चाहे वो जेडी वांस हो, चाहे वो खुद ट्रंप हो, या उनके यानी जो क्लोज ग्रुप्स है जैसे मार्को रूबियो हैं और बाकी, इन्होंने जिस तरह से गोल पोस्ट शिफ्ट किए हैं, उससे पता चलता है कि लीगली इनके केस का कोई वैल्यू नहीं है। पहले ये नार्को टेररिज्म कहते रहे कि ये ड्रग भेजता है फेंटानिल। इनफैक्ट जब आपने ट्रंप का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा होगा तो उसमें वो फेंटानिल का नाम ले रहे थे, जबकि ये अब क्लियरली प्रूवन है कि फेंटानिल का कोई लेना देना वेनेजुएला से नहीं है। इनफैक्ट फिर जब उन्होंने वो कह दिया और लोग जब क्वेश्चन करने लगे कि भाई फेंटानिल का कोई लेना देना नहीं है, तुमने कैसे कह दिया, तो जेडी वांस ने एक ट्वीट करके कहा कि नहीं, ये कोकेन सप्लाई करते हैं, तो भाई फिर तुम फेंटानिल क्यों कह रहे हो, यानी वाई आर यू शिफ्टिंग द गोल पोस्ट। अच्छा, जो इंडाइटमेंट में भी है उसमें भी सिर्फ प्रोस्क्राइब सब्सटेंस लिखा हुआ है, जानबूझ के, क्योंकि उनको पता नहीं है कि किस चीज़ पे इनको जो है वो चार्ज किया जाए, तो वो क्लैरिटी भी वहाँ पे नहीं दिख रही है। जहाँ तक कोकेन का सवाल है, कोकेन मोस्टली जो इस तरह के ग्रुप्स हैं मैक्सिको में, कोलंबिया में, उनके थ्रू आता है, उसमें बहुत बड़ा रोल कोई वेनेजुएला का नहीं है। और लोग बार बार ये भूल जाते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही एक्चुअल एक लैटिन अमेरिकन प्रेसिडेंट जो ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा है कि हमने ड्रग सप्लाई किया अमेरिका को, उसको प्रेसिडेंशियल पार्डन दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो इससे क्लियर समझ में आ जाता है कि ये ड्रग से इसका कोई लेना देना नहीं है।
फिर वो मार्को रूबियो का एक इंटरव्यू अभी आया बिल्कुल जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ उससे कुछ घंटे पहले, जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं कि वेस्टर्न हेमिस्फेयर मेरा है और हम चाइना और रशिया को अलाउ नहीं करेंगे कि हमारे वेस्टर्न हेमिस्फेयर में वो आके उसको डिस्टेबलाइज करे, वो एनर्जी डील करे। तो क्लियरली ये इंटरनेशनल लॉ जो है यहाँ पे कोई काम नहीं कर रहा है। मेरा है का क्या मतलब है, आप वहाँ पे डील जाके कैसे, मतलब दूसरे को कैसे रोक सकते हैं कि एक सॉवरेन कंट्री किसी दूसरे कंट्री के साथ डील कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है कि शिफ्टिंग ऑफ गोल पोस्ट है, क्योंकि ये स्मैश एंड ग्रैब ऑपरेशन है, इसमें कोई लेना देना लॉ और लीगैलिटी का नहीं है। जितने भी बहाने बनाए जा रहे हैं उसका कोई लीगल बेसिस, ना तो लॉ में कोई बेसिस है, ना ही फैक्ट में कोई बेसिस नज़र आ रहा है। अब बात करते हैं कि ये इतनी आसानी से हुआ तो क्या इसमें जो सिपहसालार हैं मदुरो के, क्या वो इसमें मुलव्विस हैं? एक इशारा जो है वो अमेरिकी अखबार ये कर रहे हैं, और अमेरिकी अखबार के अलावा कुछ जो वेनेजुएलन एग्जाइल्स हैं वो भी इस बात पे इशारा कर रहे हैं कि ये जो डेल्सी रोड्रिगेज हैं, जो वीपी हैं और अब इंटरिम प्रेसिडेंट बन के वहाँ पे अभी जो हैं वो काम कर रही हैं, इनका कहना है कि सी इज़ विलिंग टू कट अ डील। अब यहाँ पे जो है हम फैक्ट की टेरिटरी से कयास की टेरिटरी में, यानी गेसिंग की टेरिटरी में हम एंटर कर रहे हैं। हमें नहीं पता पीछे क्या डील हो रही है, क्या इस तरह की कोई डील हुई दोनों के दरमियान कि अगर हम मादुरो को सौंप दें और आपको एक विक्ट्री जो है वो टेलीविज़न पर अचीव हो जाए तो फिर वेनेजुएला पे हमला नहीं होगा। क्या ये डील वहाँ पे कट हुई है? अगर वो कट हुई है तो फिर जो नेवल ब्लॉकेड है वो क्यों नहीं हट रहा? क्योंकि रूबियो ने अपने इंटरव्यू में ये बात कही है कि हम तब तक ये ब्लॉकेड बनाए रखेंगे, एज अ प्रेशर टैक्टिक हम वेनेजुएला पे बनाए रखेंगे जब तक कि हमको वहाँ पे हमको उस डील में जो है हिस्सा नहीं मिल जाता है। तो ये चीज़ अमेरिका क्लेम कर रहा है। जहाँ तक रोड्रिगेज का सवाल है तो उनका बैकग्राउंड रिवोल्यूशनरी बैकग्राउंड रहा है। उनके पिता खुद रिवोल्यूशनरी थे, जिसको 1976 में जो वेनेजुएला की जो गवर्नमेंट थी, प्रो यूएस गवर्नमेंट, उसने उनको जेल में टॉर्चर करके मार दिया था। तो उनका जो बैकग्राउंड है वो ये रिवोल्यूशनरी बैकग्राउंड है। इकोनॉमिक्स में माहिर हैं, स्टेबलाइज करने की उन्होंने कोशिश की है। उन्होंने एक जो ये आइसोलेशन का प्रोग्राम जो अमेरिका सेंट्रिक वर्ल्ड ने चलाया था वेनेजुएला का, उसको उन्होंने कट करने की कोशिश की है। अब यहाँ अगर वो डील करती हैं तो क्या इसका मकसद है, क्या नहीं है, ये भी हमें समझना होगा। पहला ये कि अगर तो मकसद ये है कि आपने लार्ज स्केल अटैक वेनेजुएला पे रोक दिया, आप थोड़े बहुत कंसेशंस यूएस को देते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो शाबिज़्मो, ये जो लेफ्टिज़म का एक मूवमेंट है वेनेजुएला में, उसको वापस से खड़ा किया जाए, उसमें लोगों को उसमें वापस से शामिल किया जाए, तो क्या ये एक टेक्टिकल एक तरीके का डील है? टेक्टिकल आप पॉज ले रहे हैं और जिसको अंग्रेज़ी में हम बोलते हैं यू लिव टू फाइट अनदर डे, वो करने की कोशिश कर रहे हैं? या आपने ये सोच लिया है कि अगर हम लार्जर वॉर को अवॉइड करना चाहते हैं तो हमें ये डील इनके साथ कट करनी पड़ेगी और वी हैव टू बाइड टाइम, मतलब 5 साल 10 साल हम इसका वेट करेंगे। जहाँ तक यूएस का सवाल है तो जो वहाँ की अपोजिशन लीडर हैं, नोबेल प्राइज़ भी मिल गया उनको और उनको रिजेक्ट कर दिया है ट्रंप ने। उन्होंने कहा है कि उनको सी डज़ नॉट हैव द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, यानी ट्रंप ये इनएडवर्टेंटली वो मानते हैं कि जो अभी इलेक्शन हुआ था वो वेनेजुएला में वो मदुरो ने जीता था। अगर आप ये कह रहे हैं कि जो अपोजिशन है उसको दे डोंट हैव द रिस्पेक्ट ऑफ द पीपल, इसका मतलब आप मान रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो मदुरो ने जीता था। तो ये इनएडवर्टेंट एक एडमिशन उसका हो सकता है। जहाँ तक उनका सवाल है, अभी उनको सत्ता नहीं दी जाएगी। अमेरिका ये सोच रहा है कि अगर हम एग्जिस्टिंग पावर सेटअप के साथ हम डील क्रैक कर लें तो हमें फिर ये लड़ाई की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि ये पिछले 2 महीने से अमेरिकी ये कोशिश कर रहे थे कि बड़े लेवल पे जो आर्मी है उसको उसमें डिफेक्शन जो है वो इंजीनियर कर दिया जा सके, वो उनका अचीव नहीं हुआ है। छोटे लेवल पे कुछ जर्नैल और कुछ इस तरह के जो हैं उनको ख़रीदा गया है, लेकिन लार्ज लेवल डिफेक्शन जो है वो नहीं देखा गया है। तो
अगर उस केस में आप अटैक करते हैं तो जाहिर है फिर गुरिल्ला वॉरफेयर और इस तरह की चीज़ वहाँ आपको देखने को मिल सकती है। फिर वो आपके लिए वियतनाम जैसी स्थिति या इराक जैसी स्थिति, अफ़गानिस्तान जैसी स्थिति जो है पैदा कर सकता है। तो अभी फ़िलहाल जो हमारी नई नोबेल पीस लॉरेट साहिबा हैं उनको अभी साइडलाइन किया गया है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अगर तो यूएस प्रेशराइज़ करता है एक इलेक्शन के लिए फिर से, तो उस इलेक्शन में वो वापस से मेन कैंडिडेट बन के उभर सकती हैं। क्योंकि अगर आप वहाँ के अपोजिशन को देखें तो उनकी कोई वहाँ पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आती है। इनफैक्ट जो वेस्टर्न जो एजेंसीज़ हैं जो वहाँ पे सर्वे करती हैं, उन्होंने भी ये माना है कि जैसे उनके सर्वे में मदुरो को सिर्फ 50% अप्रूवल रेटिंग है, तो इनको भी सिर्फ 50% अप्रूवल, 15% ही अप्रूवल है। तो यानी वो मेरे ख्याल से उनके दिमाग में होगा कि अगर हम एग्जिस्टिंग शाविस्ता रजीम के साथ अगर हम वो कर देते हैं, डील कट कर लेते हैं, तो शायद हमारे इन्वेस्टमेंट भी सिक्योर होंगे, अमेरिका को पैसा भी मिलेगा। अभी हम आपके पास एक और प्रोग्राम इस हफ्ते लेके आएंगे जिसमें पूरा का पूरा ये जो ऑयल का गेम है वहाँ पे वो आपको समझाएंगे कि वेनेजुएला क्यों इम्पॉर्टेंट है। आज हम सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये जो उनके सिपहसालार हैं या जो जैसे ये डेल्जे रोड्रिगेज हैं या उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, ये तमाम लोग क्या इन्होंने कोई डील अभी कट की है या नहीं की है। अमेरिका से जो एनालिस्ट हैं उसमें भी कुछ डिफरेंट अलग अलग किस्म के उनके बयान जो हैं देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिएक्शंस हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे है। अव्वल तो जो कैंडिडेट चुनाव जिसने लड़ा था एडमुंडो गोंजालेस, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। उनका तो मेरे ख्याल से 1% भी या 2% भी लोकल सपोर्ट उनको नहीं दिख रहा है, तो उनको तो पहले ही हम साइडलाइन कर देते हैं। वो यूरोप के कैंडिडेट थे, यूरोप उनको वहाँ पे स्थापित करना चाहता था, लेकिन वो चीज़ वहाँ पे नहीं मिल रही है। जो वेस्टर्न प्रेस है स्पेशली जो टर्मिनोलॉजी वो यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल जिसको टोइंग द अमेरिकन लाइन, वो अमेरिकन डिक्टेटरशिप वाली जो लाइन होती है उसको वो टो कर रहे हैं। आप अपनी स्क्रीन पे कई हेडलाइंस देख सकते हैं, बार बार वो जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो कैप्चर्ड वर्ड यूज कर रहे हैं। कैप्चर्ड का क्या मतलब होता है? ये कोई भालू जंगल से छूटा हुआ है जिसको आप कैप्चर करने के लिए, भालू कोई चिड़ियाघर से निकल गया जिसको आप कैप्चर कर रहे हैं। इट इज़ एन एबडक्शन, ये एबडक्शन है, किडनैपिंग है, और ये किसी भी लीगल फ्रेमवर्क में इसको एबडक्शन और किडनैपिंग कहा जाएगा, तो वो वर्ड यूज करना चाहिए। लेकिन जिस तरह से वेस्टर्न प्रेस का एक सिस्टम रहा है कि दे हैव सर्व्ड द अमेरिकन एम्पायर, द वेस्टर्न एम्पायर, तो वो उस तरह के टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं ताकि आपके दिमाग में वो जो है सबकॉन्शियस में आपके जाके बैठ जाए कि कैप्चर किया गया है, जिफ कि ही इज़ अ क्रिमिनल और वो कहीं से भाग रहे थे। दूसरा ये कि अगर आप एनालिसिस पढ़ेंगे, चाहे वो न्यूयॉर्क टाइम्स का हो चाहे वॉशिंगटन पोस्ट का हो, तो उसमें भी आपको जो ये न्यू इम्पीरियलिज्म के जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसको बार बार आपको यूज करते हुए नज़र आएंगे। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक मिक्स्ड सिग्नल भेजने की कोशिश की है, वो ओपनली सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वॉशिंगटन पोस्ट ने बहुत पीठ थपथपाया है इसका और उसको सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रंप के गुड बुक में वॉशिंगटन पोस्ट है, उसके जो हेड हैं वो ट्रंप के गुड बुक में है, तो वो चाहते हैं कि ये चीज़ जो है वहाँ पे मेंटेन रहे। इंटरनेशनल रिएक्शन जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोस्टली मिली माउथ है, डरे हुए हैं। भारत का रिएक्शन देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये साउथ एशिया का भी पावर नहीं है, ये कहाँ रीजनल पावर और विश्व गुरु और इस तरह की, अमेरिका का नाम ही नहीं लिया गया है। पूरे स्टेटमेंट को आप देख लें, देयर इज़ नो मेंशन ऑफ द वर्ड अमेरिका। पूरी की पूरी स्टेटमेंट जो है वो पैसिव वॉइस में है। बात कर रहे हैं वेनेजुएलन पीपल की, वेनेजुएलन गवर्नमेंट का नाम भी नहीं लिया गया, उनके साथ कोई सॉलिडरिटी, कोई सपोर्ट, कुछ भी नहीं दिखाई गई। तो ये बेसिकली मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि पावर प्रोजेक्शन वो धुरंधर बना लेना और बॉर्डर 2 बना लेना और इस तरह की चीज़ें अलग है, लेकिन पावर प्रोजेक्शन का जहाँ तक भारत का सवाल है तो ये अभी एक मिनियन है। दिस इज़, इंडिया इज़ नॉट इवन अ साउथ एशियन पावर, रीजनल और ग्लोबल पावर की क्या बात करें जब आपको एक स्टेटमेंट देने में आपके जो है पसीने छूटे हुए, नाक से आपके पसीने निकल रहे हैं, तो बस उससे आपको समझ में आ जाता है। जो यूरोपियन लिबरल क्लास है, चाहे वो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे जर्मनी के चांसलर हैं या कायर स्ट्रैमर हैं, ये बड़े भी मिली माउथेड इनके बयान हैं। कल हमने काया कलास का भी बयान देखा था।
ये सारे के सारे ये डर तो रहे हैं कि इंटरनेशनल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर जो है कोलैप्स कर रहा है, लेकिन इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही है कि अमेरिका को कंडेम कर सके। इनफैक्ट आश्चर्यजनक बात ये है कि सबसे ज़्यादा कंडेमेशन अगर यूरोप से कहीं में यूरोप से आया है तो वो कुछ जो अल्ट्रा राइट पार्टी हैं उनसे ही आया है, चाहे वो या अल्ट्रा राइट पार्टी खुद हैं या अल्ट्रा राइट कोलिशन का हिस्सा हैं। जैसे आप उनको देख लें, चेक रिपब्लिक में जो पीएम हैं रॉबर्ट फिको, उनके रिएक्शन को देख लें, या जैसे कल मैंने कहा था कि जो मरीन ले पेन जो फ्रांस की वो हैं अल्ट्रा राइट पार्टी की लीडर हैं, उनका रिएक्शन देख लें तो वो सारे हॉरिफाइड हैं, क्योंकि उनको ये लगता है कि ये जो वेस्टर्न सेंट्रिक एक ऑर्डर चलता आ रहा था उसको इसने डिस्ट्रॉय कर दिया है, यानी अब माइट इज़ राइट इंटरनेशनल ऑर्डर का हिस्सा हो जाएगा। और यूरोपियन इससे इसलिए डर रहे हैं कि अगर माइट इज़ राइट का हिस्सा हो जाएगा तो यूरोप पे सबसे ज़्यादा बंदरबांट माले गनीमत यूरोप का होगा, यानी यूरोप के रिसोर्सेज, यूरोप के चीज़ों पे रसिया का कब्ज़ा या बाकी देशों का कब्ज़ा होने लगेगा। अमेरिका ने खुद ही कह दिया है कि यूरोप अपना वॉर खुद लड़े। हम तो मुनरो डॉक्ट्राइन को रिवाइव कर रहे हैं कि हमारे खित्ते में, हमारे रीजन में, वेस्टर्न हेमिस्फेयर में चाइना और रशिया जो है उसको हम नहीं आने देंगे। यानी अमेरिका ये कंसीड कर रहा है कि उनके जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है उसमें अमेरिका मुदाखलत नहीं करेगा। तो अगर यूरोप को रशिया अपना स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस समझता है, खासकर सेंट्रल यूरोप और ईस्टर्न यूरोप को, बाल्टिक को, बैल्कन को, तो वहाँ पे आपको इस तरह के स्मैश एंड ग्रैब ऑपरेशंस अगले कई सालों में आपको नज़र आते जाएंगे। यानी एक डेथ स्पाइरल में आप यूरोप को इसमें देख सकते हैं। ये लिबरल ऑर्डर का कोलैप्स जो है वो ऑफ कोर्स इट विल कम बैक टू बाइट अमेरिका ऑल्सो, लेकिन शॉर्ट टर्म में सबसे ज़्यादा अगर ये किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो यूरोप को पहुंचाएगा। तो ये रिएक्शंस जो हैं उसको दर्शाते हैं, जहाँ पे कि लॉ अबाइडिंग जो लिबरल्स हैं, जो सेंट्रिस्ट हैं या सेंटर लेफ्ट हैं या सेंटर राइट जो पार्टीज़ हैं, वो डर से उनके रिएक्शंस जो हैं मेजर्ड हैं। डर उनको भी लग रहा है, उनको भी पता है कि ये उनका डेथ नेल जो है यहाँ पे बना दिया गया है, लेकिन वो विरोध नहीं कर पा रहे हैं। और अल्ट्रा राइट पार्टीज़ जिससे ये तवक्कुआत नहीं थी कि वो इसका विरोध करेंगे, वो इसका विरोध करते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, हम आपसे फिर मिलेंगे किसी और इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।